अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के फ्राइडे स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। ऐसा अब ये करेंगे आप। अच्छा, हमारे साथ हैं शेफ मुनीज़ा और आपको बताने के लिए कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा हमारे साथ है उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेफ मुनीज़ा। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आपको। जुम्मा मुबारक आपको। क्या लड़ाई हुई है आप दोनों की? बहुत ज्यादा। हाँ, किस बात पे? देखिए ये बात सबके एक सामने थोड़ी दूसरे पूछी ये जाती पहली मेकअप वाली मेरे बाल बनाएगी। बाल पहले मेरे आयरन होंगे। क्यों ऐसे लग रहे हैं कि हमारे बाल नहीं नहीं, क्या वो कोई मसला हुआ है बस क्या? हमने सोचा कि आज अब जो हम है बात वो नहीं लड़ाई करेंगे। फाइट डे होना चाहिए। हमेशा उनका जो है ना लिब्रा का अच्छा नहीं बता रही होती तब मैं बात ही नहीं करती। अच्छा, तो आपने सोचा कि आज मैं लड़ी लूं। हाँ, वैसे मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को पता है कि हम तकरीबन 2023 मुकम्मल कर चुके हैं और हम लोग अपने 2023 नहीं 2022 सॉरी मैं क्या आप मैं क्या कुछ ज्यादा तेज जा रहा हूँ क्या मैं कुछ ज्यादा तेज जा रहा हूँ तेज जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम लोग 2022 तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं और 23 में एंटर ऑलमोस्ट चुके हैं। करने वाले हैं। मुझे एक बात बताएं, कभी कभी ये सोच आती है कि क्या खोया क्या पाया टाइप, आपको बताया उनसे क्या खोया क्या पाया? नहीं, इस साल पाया ही पाया। मैं नहीं समझती कि मैंने कुछ खोया, बल्कि 2022 मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। अगर माशाल्लाह। कंपेयर करें कुछ सालों से तो 2000 वैसे भी नंबर जो 6 बन रहा है और मेरा नंबर जो है वो बर्थ नंबर 6 है। अच्छा, तो कहते हैं उसे कि कॉम्प्लीमेंट किया आपको। हाँ, अच्छा, और नेक्स्ट ईयर भी अच्छा होगा क्योंकि वो केतु Seven की एनर्जी है, 7 है। और स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या टैरो एक्सपर्ट्स हैं, न्यूमरोलॉजर हैं, उनके लिए आगे जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप बताएं शेफ मुनीज़ा, आपका ये साल कैसा रहा? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वाकई बहुत अच्छा रहा, चीज़ें बहुत अच्छी रही और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली। लेकिन बात ये कि आपने सवाल किया था कि क्या खोया क्या पाया, आप क्या वहाँ खिताब कर रही हैं? मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ किससे बात कर रही हैं? हमारे व्यूअर्स से बात कर रहे हो। देखिए बात इंसान खोता कुछ नहीं है, पाता ही है। उसमें भी अगर आप कोई चीज़ खो रहे होते तो वो आपकी बेहतरी के लिए ही होती है। शायद अल्लाह ताला उसमें भी आपकी बेहतरी होती है कि जो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको आपसे दूर कर देता है, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए कुछ ऐसे भी तो नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको पसंद होते हैं और आप कहते हैं कि भाई नेगेटिव लोग कि पसंद पॉजिटिव कैसे हो सकते नहीं, हैं? देखिए कि भाई देखिए बहुत क्या बात कर रही है उनसा। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो नेगेटिव होते हैं, लेकिन आपका दिल होता है कि अल्लाह में इन्हें पॉजिटिव कर दे, लेकिन ये लोग दूर ना हो। दूर ना हो, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे सही बात है। जैसे मैं अल्लाह ताला से रोज यही दुआ कर रही हूँ। देखिए जिस तरह एक मैंने एक मूवी देख रहा था, उसके अंदर ना एक माँ बेटे का सीन था। तो उसके अंदर ना वो माँ अपने बेटे से कहती है, वो बेटा ऑफ कोर्स कुछ एक फिल्म की जो स्टोरी होती है, माँ बेटे से कहती है कि बेटा आई लव यू बट आई डोंट लाइक यू। और ये चीज़ मुझे इतनी समझ में आती है कि चंद एक लोग होते हैं जिनसे आपको मोहब्बत होती है लेकिन आप उन्हें पसंद नहीं करते। क्या बात ऐसा है, बहुत होता है। गहरी बात कही। कितनी सही बात है। हमारे बैंड के लिए एक ताज़ा एम्बुलेंस और ड्रिपों का इंतजाम किया जाए, आज नींद से बदहाल है। अच्छा, दरअसल और आज वहाँ शोभी पे भी भाई एक आ गए गोल ना, बेस तो वो- कॉन्फ्रेंस चल रही है। आज शोभी भाई वापस आए ना तो उनकी थोड़ी सेटिंग आउट हो गई है। हाँ सेटिंग अभी सेटिंग कराता हूँ क्यों लेकिन नहीं, इस तरह मेरे ख्याल से होता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप लोग ना कुछ लोगों को पसंद करते हैं फैमिली में, लेकिन वो नेगेटिव होता है। लेकिन जब मुझे अगर आप 2022 का अपना वो अकाउंटेबिलिटी करती हैं पूरे साल की, तो क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ें अच्छी हुई, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी? अच्छा अच्छी तो ये थी कि देखिए मैं मॉर्निंग स्टार का पार्ट बनी, आपके साथ मुझे मौका अल्लाह ताला ने दिया और मैंने बस अब आगे क्या कहना अब इससे ज़्यादा और क्या बताएंगी? बताएं। सेम यही मेरे साथ भी रहा कि आप सब लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई इस साल। बेस्ट थिंग जो थी 2022 की ये थी, और बाकी क्या है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही था। कुछ भी मुझे बुरा नहीं मतलब फील हुआ। कभी मियाँ से लड़ाई नहीं हुई 2022 में। लेकिन अब तो वो देखिए, अब तो वो आई थिंक वो लड़ाइयाँ तो काउंट भी नहीं होती। अब तो वो आई थिंक आदत हो गई है लड़ना, आई थिंक वो एक आदत हो गई है। वो तो भी पता है कि आदत ही हो गई है और आगे भी लड़ते ही रहेंगे, ये भी पता है। बिल्कुल ये तय है। वो एक शेर है ना, कभी बेशी माफ के मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो, वो क्या फिर आसान होगी। तो आई थिंक वही हो जाता है, ये वाली लड़ाई आपने है। ना 2 शेर मिला दिए वैसे भी, सही बात। हाँ क्या चीज़, आप सब सुनाए दोनों।
नहीं मैं भूल गई। ये देखिए शेर याद करना बहुत मुश्किल है भाई, है ना? लेकिन मैं लेकिन इनको बड़े अच्छे याद होते हैं शेर। बट शेफ मुनीसा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों ने क्या चीज़ें गेन की इस साल में, तो हम लोग एक चीज़ हमेशा हम लोग इसको फाइनेंशियल गेन्स में सोचते हैं कि मैंने इतने पैसे बनाए, मैंने घर खरीदा, मैंने कोई शो कर लिया, ये फाइनेंशियली गेन्स होते हैं। कभी क्या आप लोग ये सोचते हैं कि इस साल आपने कितने अच्छे अपनी ज़िंदगी में रिश्ते शामिल किए हैं, कितने अच्छे दोस्त बनाए हैं, कितने अच्छे कॉलीग्स आपकी लाइफ में आए हैं, कौन से पुराने रिश्ते थे जो कि डैमेज थे वो आपने सही किए हैं, रास्ता सवार किया है? बताएं, कोई थे ऐसे दोस्त जिनसे इस साल दोबारा बात हुई हो? दोबारा बात हुई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मैं पीछे दोबारा पलट के नहीं देखती। उनसा ने बहुत ग्लैमर में कहा। एक मेरे दोस्त हैं जो मेरे तकरीबन 12 साल से थे और उनसे दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो गई थी। ब्रेकअप सा, मतलब दोस्ती में एक वो लड़ाई झगड़ा हो गया था या कुछ ऐसा, लेकिन दोबारा से 2022 में हमारी जो है दोस्ती कंटिन्यू हो गई, तो ये अच्छा था। कितनी अच्छी बात है, वेरी नाइस भाई, ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लवली। बताएं आपका बेस्ट थिंग कौन सी थी? बट बेस्ट चीज़ तो ये थी कि मेरे लिए मॉर्निंग शो करना एक बहुत बड़ा स्टेप था, यू नो कि आई हैव अ ग्रेट एक्टिंग करियर। मैं बहुत ज़्यादा प्लेस में काम करता हूँ, तो मुझे था कि इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज कि रोज़ाना सुबह उठना, अपना एक नज़रिया लोगों तक पेश करना, इंटरैक्ट करना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये और सुबह सुबह बोलना इतना सारा, नहीं, एनर्जी कितनी चाहिए? वो तो मुश्किल नहीं है। सुबह और रात को कभी भी बोल सकते हैं। और सुबह सुबह लड़ना मुनीजा से। नहीं प्लीज, लड़ा तो खैर कभी अपना ही लड़ाई तो क्या हुई, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, शेफ मुनीसा इज ग्रेट, शी इज अमेजिंग। इसमें कोई शक नहीं। आपको पता है एक जितनी भी ज़हनी हम आहंगी होती है ना उनसे, देखिए मुझे लगता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा खजाना है वो दोस्ती का खजाना होता है। और आई थिंक आप जितने अच्छे दोस्त बनाते हैं, यू नो यू आर एक्चुअली पाउंसिंग ऑन ईच अदर। आप एक दूसरे के आप एक दूसरे की बैक होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, और आई थिंक दोस्त इतना खूबसूरत रिश्ता है कि अगर आप अपने दोस्तों से मजाक करें या उनका मजाक उड़ाएं, बेहतरीन बात है कि वो बुरा नहीं मानते। बुरा नहीं मानते। तो और बंदे का आप एक उदास मिनट ठहर जाए, आप इन्हें कम समझ रही हैं? अगर मैं एक पूरा लिस्ट बनाऊं ना जो ये मुझे कहती रहती है, तो आई थिंक 3 शोज कम पड़ जाएंगे। अरे बाबा, जी देखिए आपकी किताब के लिए मैं आपको वो दे दूँ ना कंटेंट, कि आप लिख सके उसमें मेरे बारे में। मैं अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो उसमें शेफ मुनीसा के ऊपर पूरे 3 पेजेस होंगे, लेकिन 3 खाली पेजेस खाली होंगे। मुझे समझ में नहीं आया ये। बात ये कि मेरे लिए उनका अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं, अच्छे लोगों के लिए अपनी अल्फाज तारीफ नहीं है इधर। है। उस पे मैं ना तस्वीरें बनाऊंगा, बेलन, अच्छा। फ्राई पान। ये तस्वीरें होंगी कि बस ये थी शेफ मुनीसा। कभी कभी वहां से भी वो कर रही होती ना, मैं कोई बात कर रहा होता ना तो कहती, तो यूं करती, आज नहीं। मैं कहती, नहीं, क्यों आज नहीं? लेकिन ये जो बात होती है खवातीन और कभी भी हम सोचते हैं बैठ के क्या इतना खूबसूरत साल था 2022। एक तो हम कोरोना वायरस जैसे एक ग्रहण से बाहर आए और एक बेहतरीन ज़िंदगी दोबारा एक नॉर्मेलिटी की तरफ आई है। दोबारा से ट्रैवलिंग शुरू हुई, काम दोबारा शुरू हुआ, मास्क से निजात मिली आपको एक। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत से मास्क लोग एक करना भी ज़रूरत चाहिए और है, कर मुझे भी लगता है। स्पेशली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो हमें करना चाहिए। एक चीज़ आपको पता है, खवातीन भी मास्क का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, वो वाली जो मेकअप कर करके थक जाती हैं। मास्क लगा के, चश्मा लगा के बाहर चली जाती हूँ। जी। देखिए आजकल जो है ना बहुत अच्छा सोर्स है अपनी आइडेंटिटी छुपाना ना, मास्क पहन के। तो मैं मुझे तो आई मार्केट में लव मास्क लगा के इट, जाती मुझे हूँ। भी, मैं मास्क लगा के जितनी वॉक करता हूँ मुझे इतना मजा आता है, इट्स ग्रेट। मतलब आप मेंटली रिलैक्स होते हो। ब्रेक भी ले लें, जब हाँ इतना जी, बोल रही है सुबह सुबह, ब्रेक ब्रेक भी। भी ले लें। हाँ अच्छा जी, आप लेना ब्रेक। नहीं, आप ले ब्रेक, चलिए, आज उनसे आप ले। मैं ले लेती हूँ भाई। जो वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, इंशाल्लाह मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आप सबका आने वाला साल कैसा रहेगा 2023। लेकिन पहले हम बताते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। जी, कौन सा? ओवर टू यू। ठीक है,
एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों के लिए इस हफ्ते थोड़ा सा किसी के साथ लड़ाई झगड़े के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो पेशेंस रखें। एरीज लड़ाका होते हैं वैसे, लड़ाका होते हैं ना, लेकिन उनको गुस्सा आता है क्योंकि उनका जो एलिमेंट है वो फायर है, तो गुस्सा तो आएगा लेकिन जल्द खत्म भी हो जाता है। जल्दी, अच्छा जल्दी खत्म हो जाता हाँ जल्दी खत्म हो जाता है। तो फाइटिंग जलते तो वैसे ही रहते हैं अगर आगे तो खैर फाइटिंग मतलब लड़ाई के चांसेस नज़र आने, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा कोई फड्डा हो सकता है। और अगर आपने रिलेशनशिप में अगर आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं पास कुछ अरसे से, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दोबारा से अपनी एफर्ट्स जो भी आप करते थे अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए अपनी एनर्जी पुट करें और आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप हमेशा ये सोचा करें कि आप कुदरत की सपोर्ट आपके साथ है, तो हिम्मत नहीं हारनी है आपने। फाइनेंसेस में, कैरियर में एरीज वालों के लिए थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें कमी रह गई है, कोई क्वालिफ़िकेशन आपकी कम है, कुछ कोर्सेज आप थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है आपको अपना कैरियर। उसके अलावा फाइनेंसेस में सेविंग की ज़रूरत है। आपके फाइनेंशियल मैटर्स मुझे इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे आने वाले दिनों में, तो सेविंग ज़रूर कीजिए। जितनी भी आपको इनकम होती है उसका 2%, 5% जितना भी आप सेव कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। एरीज़ के बाद है टॉरस। टॉरस के लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। अगर आप सफ़र पर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ जाएं तो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ मुझे यहाँ पर टॉरस वालों को भी काफ़ी एंगर इश्यूज यानी कि गुस्सा नज़र आ रहा है। छोटी छोटी बात पर आप इम्पेशेंस हो सकते हैं। कोई ऐसा फैसला नहीं कीजिएगा, कोई ऐसा जज्बाती फ़ैसला आपने नहीं करना है कि आपको बाद में पछतावा हो। मुझे लव में, रिलेशनशिप में, घरेलू मामलात में कोई जल्दबाजी में फ़ैसला आप करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको बाद में नुकसान का बायस भी बन सकता है। यहाँ पर टॉरस वालों के लिए कोई अथॉरिटी उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कोई प्रमोशन आपकी हो सकती है, आपकी इनकम जो है वो उसमें इंक्रीज़ हो सकता है, या आपका हो सकता है कि प्रमोशन के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं और सैलरी भी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। कोई अथॉरिटी और थोड़ा सा मज़हब की तरफ भी टॉरस वालों का इस हफ्ते रुझान होगा। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए हैप्पीनेस नज़र आ रही है, स्पेशली घर में आपका वक्त काफ़ी ज़्यादा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। घर में रेनोवेशन, घर में कुछ चेंज लाते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली के साथ कोई ट्रैवल भी हो सकता है। शादी के भी अगर जेमिनाई वालों की रुकावटें, मुश्किलात थीं, जो लोग सिंगल थे उनके लिए गुड न्यूज़ है कि शादी के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते अगर आपका इंडिसाइसिव है रिलेशनशिप के हवाले से या शादी के हवाले से, तो शादी के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। अगर इस हफ्ते शादी आपकी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसों के हवाले से, कैरियर के हवाले से थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको कोई चीट कर रहा है, कोई चीट कर सकता है। अगर इस हफ्ते आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, तो सोच समझ के कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको धोखा भी मिल सकता है। घर में चोरी हो सकती है, आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आप जो है कोई ज्वेलरी हो सकती है, कैश, कोई डॉक्यूमेंट आपने बहुत केयरफुली रखना है, अदरवाइज़ आपका जो है वो चोरी होने का भी खदशा है। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए जो है वो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकली चलें और प्रैक्टिकली चलें, सोच समझकर फ़ैसले करें, सोच समझकर समझदारी से अपना रिलेशनशिप चलाएं, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा और स्मूथ चल सकता है। रिलेशनशिप में काफ़ी कैंसेरियंस जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है अरेंज मैरिज हो रही हो या ऐसी जगह पर आपकी शादी फिक्स हो रही है जहाँ पर आप नहीं चाहते हैं। पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं आपका पैसा स्टक हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपको रिकवर हो जाएगा। न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं, कोई न्यू जॉब हो सकती है, कहीं जॉब ऑफ़र, कोई इंटरव्यू पर भी आप जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर लेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। हर जिस काम में भी फाइनेंशियली आप पैसों का लेन देन करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों के लिए स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है, यानी कि आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो भी
मुझे लगता है कि अब रिलेशनशिप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, आपके अंदर मैच्योरिटी नज़र आ रही है। कोई भी आप फैसले लेते हैं वो आपके इंशाल्लाह आगे जाके फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, अपने रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम दिया है, तो एफ़र्ट एनर्जी दी है, इस वजह से अब रिलेशनशिप आपका आगे जाके बहुत स्मूथ चलेगा। लियो के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब में इश्यूज़ हैं, जो लोग करियर अपना स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके लिए फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है इस हफ्ते। शादी के भी लियो वालों के अगर मामलात ख़राब थे तो वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। किसी चीज़ में भी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही आपके, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं, या आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों के लिए रिलेशनशिप में बहुत जजमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी बात को लेके बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, जज करते हैं क्या ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पार्टनर पे, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, उस पे बहुत ज़्यादा उसको जज करते हैं, हर वक्त शक, उसके पीछे पड़े रहना, इस तरह की बहुत ज़्यादा मुझे वर्गो वालों की एनर्जी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, और ट्रस्ट इश्यूज़ जो आपको वर्गो वालों को नज़र आ रहे हैं उसको थोड़ा सा आपने अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को सेटिस्फाई करें। पुराने मामलात हो सकता है दोबारा से, यानी कि पुराना कोई रिलेशनशिप, कोई पुराना दोस्त दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। पैसे का ख़र्चा नज़र आ रहा है वर्गो वालों की, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, यहाँ शॉपिंग पर जा रहे हैं, या हो सकता है किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो काफ़ी पैसा आपका जाता हुआ नज़र आ रहा है। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए पैसों की लेन देन काफ़ी ज़्यादा है। कोई गिफ्ट, कोई आपका दोस्त कोई गिफ्ट दे सकता है, या हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कोई सरप्राइज़ भी दे सकता है। नए नए दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं लिब्रा के। रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स, मुश्किलात थी तो वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन थी या रिश्ता नहीं आ रहा था तो दोबारा से कोई आपको प्रपोज कर सकता है, अपने प्यार का इजहार कर सकता है। और पैसा बहुत ज़्यादा आता हुआ नज़र आ रहा है लिब्रा वालों के पास, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। एक अच्छा अमाउंट आप जो है इस हफ्ते आपको कहीं से मिलेगा। हो सकता है आपका पैसा कहीं स्टक था, वो आपको दोबारा रिकवर हो सकता है। मैच्योरिटी नज़र आ रही है, कोई अहम फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो, घर की रेनोवेशन भी हो सकती है। कोई नया घर ख़रीदने का अगर आपका इरादा है तो वो भी हो सकता है। अगर लिब्रा वालों के कुछ कोर्ट में केसेस चल रहे थे तो आपको फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देख के सब्जी काटेंगे, उंगली ना काट ले। हाँ, ज़्यादा तारीफें हो ज़्यादा गई। तारीफें होगी, वो यूं करके काट रही, मैंने कहा उंगली ना काट ले। लड़ाई देखा, मतलब उसका मसले का हल देखा आपने, कितना अच्छा लिब्रा गाया। अब इसमें से कितना सच था वो मैं भी और कान मैंने में कितना डिटेल में बताया है। जी। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख द मॉर्निंग स्टार। मुंह हिला दे मेरी आवाज पे शेफ मुनीजा। आपने कहा लिपसिंग करूंगी, अब आप ही कर रही है मेरे साथ। अच्छा हाँ, दोबारा से चले। दोबारा से चले, ठीक है, एक्शन। बोले। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मैं असफर की बहुत एहसानमंद हूँ कि जी ये मॉर्निंग शो चल रहा है या पपेट शो चल रहा है? वेरी नाइस। अगर फिलोसोफर बन जाऊं मैं तो हम सब ही पपेट है और हम सब चले पपेट शो की जब हम बात करते हैं तो पपेट शो पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर था। हम उसको भी आज खराज तहसीन पेश कर रहे थे। कलियां नाम था उसका। उसमें मासी मुसीबते का कैरेक्टर होता। अल्लाह, याद है आपको उनसा? याद है आपको? देखा तो नहीं, अंकल लेकिन नाम सरगम, से मासी देखती मुसीबते। नहीं हूँ ना। हाँ, नहीं नहीं, मैंने देखी नहीं अंकल है। सरगम, मासी मुसीबते, अंकल मौला। सरगम तो क्या ही बात थी, मतलब यार हाँ, वो हमारे अभी तक- बचपन की यादें हाँ, हैं। सही मतलब बात है।
बचपन की यादें। बचपन की आपके? नहीं हाँ, अच्छा वो 55 की नहीं बोला आपने। चले स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो से लिब्रा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हो गई थी, अब स्कॉर्पियो की तारीफ़ करते हैं क्योंकि मेरा स्टार भी स्कॉर्पियो है। अरे वाह। तो तारीफ़ क्या करनी। देखिए रिलेशनशिप में स्कॉर्पियंस की अगर शादी की मुश्किलात चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, शादी नहीं हो रही थी, ओवर एज हो गई थी या रिश्ता नहीं आ रहा है, तो स्कॉर्पियंस का ये बेस्ट टाइम शादी के लिए नज़र आ रहा है। अगर आप इनडिसाइसिव हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं तो इस टाइम अगर आपकी शादी, आपका निकाह हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैरियर में थोड़ा स्कॉर्पियंस का फोकस कम नज़र आ रहा है, इधर उधर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे ही काम आपका शुरू होता है आपका फोकस आउट हो जाता है। जेलसी नज़र आ रही है, लोग आप पे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, आपके काम से हसद करते हैं, कुछ लोगों के दिल में आपके लिए दुश्मनी भी नज़र आ रही है। और इमोशनल कोई फ़ैसला नहीं कीजिएगा अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड। कोई भी पार्टनरशिप अगर आपको करनी है अपने बिज़नेस में तो आप कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली आपने सोचना है, समझना है, उसके बाद जो है वो काम करना है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए थोड़ी कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं रिलेशन में, लव में, क्रॉस रोड्स पर हो सकते हैं। बहुत सारी सोचें आपके जहन में एट अ टाइम आ सकती हैं और सोचेंगे कि मुझे क्या फ़ैसला लेने के, फ़ैसला लेने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल नज़र आ रही है, चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। दोस्ती में हो सकता है आपका किसी के साथ झगड़ा फड्डा हो सकता है, घर में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो पेशेंस रखना है। जब भी गुस्सा आए तो आपको पेशेंस रखना है, या अगर कहीं पर बहस हो रही है तो आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है सेजिटेरियस वालों के लिए, सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, कहीं पैसा आपका स्टक है, कहीं लोन अप्लाई किया है आपने, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए। बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिज़नेस रहेगा। किसी के साथ पार्टनरशिप या कोई भी ऐसा वेंचर करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सक्सेस नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न के लिए आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न वाले अपनी लव की वजह से बहुत ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही, रेस्टलेस फील कर सकते हैं। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, सर में दर्द हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है और ओवर बर्डन भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे काम, कैरियर, बिजनेस में थोड़ी बहुत कैप्रिकॉर्न के लिए रुकावटें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आपने अपनी विल पावर से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से अपना बिजनेस आगे चलाया, जॉब करते रहे तो आपके लिए बहुत सक्सेस नज़र आ रही है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस वाले भी इनडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं। हो सकता है दो रिश्ते आए हुए हों या दो लोग आपकी लाइफ में हों, रिलेशनशिप में हों, या दो दोस्त हैं उनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। मेंटली थोड़ा सा एक्वेरियस वाले घर के हवाले से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, और लेकिन काम में उनकी बहुत एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत हार्ड वर्क, बहुत फोकस होकर काम करें, खूब पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपने टारगेट सोचा हुआ है कि मुझे ये अचीव करना है तो उसमें बड़ा फोकस नज़र आ रहा है, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस के बाद है पाइसेस। पाइसेस वाले जो हैं बहुत सारे प्रपोजल्स इस हफ्ते आपके आ सकते हैं। यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज के पाइसेस वालों के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, अपनी एफ़र्ट्स बहुत दिए हैं आपने, एनर्जी बहुत ज़्यादा आपने दी है अपने रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो पॉजिटिविटी है। लव, कोई भी ऐसी ब्लॉक सिचुएशन है या ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है तो पैचअप होने के चांसेस हैं। शादी के चांसेस भी पाइसेस वालों के हैं। आपके काम में, कैरियर में, जॉब में बहुत कंपटीशन नज़र आ रहा है। कोई ऐसे लोग भी शामिल होना चाहेंगे आपके साथ काम में जो शायद आपके दोस्त ना हो। सामने से तो दोस्त होंगे, बहुत डिप्लोमेटिक होंगे, लेकिन शायद वो आपके दुश्मन होंगे। तो बहुत केयरफुली अगर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। थोड़ा सा आपको देखभाल के करना है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये था, ये हफ्ता कैसा रहेगा और सब लोग सुनो हैं।
सब लोग नहीं सुन रहे थे। वैसे मुझे उनसे ये बताएं कि आने वाला जो साल है 2023 का 2023 वो ओवरऑल हमारे मुल्क के लिए, हमारी कंट्री के लिए कैसा रहेगा? देखिए जो 2023 आ रहा है, अगर न्यूमरोलॉजी से इसको कैलकुलेट किया जाए तो नंबर 7 बन रहा है। नंबर 7 जो है वो केतु की एनर्जी होती है और कुछ ऐसे जनरली अगर मैं पूरी वर्ल्ड वाइड और यहाँ पाकिस्तान के लिए ये ईयर जो है वो चैलेंजेस का होगा, क्योंकि अगर टैरो के लिए देखें तो द चैरियट का कार्ड नंबर 7 बनता है। बहुत एफर्ट्स, लोग बहुत स्ट्रगल से कोई चीज़ आपको अचीव करनी है तो वो स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेशन, फोकस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा सा भी आपका फोकस आउट हुआ तो आपको वो चीज़ नहीं मिल सकेगी। ख़ासकर जो लोग ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या मीडिया में हैं या कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जो लोग चाह रहे हैं कि कैरियर उन्होंने अभी कोई जॉब शुरू करें या कारोबार शुरू करें तो इस साल जो है वो इस तरह के बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गए, गाड़ियों से रिलेटेड कारोबार हो गया या मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हो गई या कम्युनिकेशन, आप अपनी स्किल्स जो हैं उसको इन्हांस करें। तो ये साल वैसे ओवरऑल चैलेंजेस का होगा, लेकिन अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो 2023 जो है वो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर है फैसलाबाद से, शबाना, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम सलाम सर। जी शबाना, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। सर मैं ना इंसान शाह से बात करना चाहती हूँ। जी बात कीजिए। जी मैं कहना ये सवाल है कि ना मेरे भाई ने ना जॉब के लिए अप्लाई किया था। जी, भाई का नाम बताइए। नजीर अहमद। नजीर अहमद, ठीक है। जॉब अप्लाई कीजिए। तो जॉब के लिए अप्लाई किया था, क्या 18 तारीख को तो मिल जाएगी कि नहीं? अच्छा, जॉब अप्लाई की थी नज़ीर अहमद ने, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है नज़ीर अहमद, आपको जॉब मिलेगी। अगर आपकी जॉब में कुछ थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं या डिले हो रहा है तो किसी दोस्त से, कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई फैमिली में मेंबर है, किसी की सपोर्ट से, किसी की मदद से आपको ये जॉब मिल सकती है। तो बिल्कुल, और अगर आपके बाहर जाने का इरादा है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बाहर मूव करना चाहिए या बाहर कोई जॉब अप्लाई करनी है तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। थैंक यू शबाना, थैंक यू फॉर कॉलिंग। उनसे वैसे आने वाले साल के लिए जब भी कोई नया साल शुरू हो रहा होता है, हमारे बहुत अज़ाइम होते हैं, हम लोग बड़ी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं। जैसे आप कह रही हैं स्ट्रगल्स का, सारे स्ट्रगल तो मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी में वैसे ही चलती ही रहती है और स्ट्रगल्स रुकती नहीं है। लेकिन कोई ऐसी दुआ या विर्द जो कि देखिए, कलर्स में थोड़े बता देती हूँ कि ये आने वाला जो साल है इसमें लाइट कलर्स जैसे पेस्टल कलर्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, लकी साबित होंगे, वो बहुत अच्छे रहेंगे। वाइट करें, ब्लैक कलर जैसे रेड कलर है बहुत, कभी कभी स्पेशली जब आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हैं तो अक्सर हम ब्लैक कलर पहन लेते हैं या रेड कलर, ब्राइट कलर्स पहनते हैं। तो ब्राइट कलर्स अवॉइड करें, लाइट कलर्स पहनेंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कलर्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, मिसेस मुबशिर की कॉल है भावलपुर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुबशिर। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे क्या सवाल है आपका? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी पूछिए। मेरा बेटा है, उसके लिए मैंने ना 2 दफ़ा बाहर का ट्राई किया था, लेकिन ना उसका ना कुछ बीच में कुछ ना इस तरह गड़बड़ हो जाती है, कुछ समझ नहीं आती। बिल्कुल सही हो रहा था सब कुछ। बेटे का नाम प्लीज बताइए। बेटे का नाम है जो गुलाम नबी दानिश। गुलाम नबी दानिश। और क्या उनकी तारीख पैदाइश है? उनकी तारीख पैदाइश है 29 नवंबर 2000। 29 नवंबर 2000। अच्छा देखिए, आपका जो फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ जो एनर्जी नज़र आ रही 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, तो अभी तो मुझे आपके बेटे का मूव नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद यानी कि अगर आप 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स के बाद, यानी कि मार्च के बाद अगर आप अप्लाई दोबारा से करते हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
और अगर आपका इरादा चेंज हो जाए तो भी उनके लिए पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। अगर इरादा चेंज हो जाता है तो कोई वो परेशानी की बात नहीं है। कोई फिर आप बता सकती हैं उन्हें उनसे? जी, मैं तो यही हमेशा बताती हूँ, अगर स्टडी में फोकस नहीं है तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं, 786 मरतबा पानी पे दम करके बच्चे को पिलाएं। और रिस्क में अगर कोई इशू है, रिस्क में बरकत नहीं है तो सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं रोज़ाना। उनसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज लवली हैविंग यू ऑन द शो। उनसा से आप दोस्ती कर लें। हाँ तो पक्की दोस्ती हो गई। दोस्ती हमारी है, दुश्मनी नहीं है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। और जनाब आज तो मैंने असफर के फेवरेट खाना जो है ना आज मैं बना रही हूँ, हरा लहसुन। हरा लहसुन, बिल्कुल। और आजकल आपको पता है हरा लहसुन कितना अच्छा आया हुआ है, और इसके साथ अगर आप डिफरेंट चीज़ें बनाएं तो बड़े मज़े की बनती है, बड़ा फ्लेवरफुल बनती है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसका उस लहसुन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये नहीं, ये अलग होता है। जिस तरह प्याज और हरी प्याज अलग होती है, उसी तरीके से लहसुन और हरा लहसुन बिल्कुल अलग होता है। लेकिन हरा लहसुन का जो है, इसको हरा लहसुन क्यों कहते हैं? इसको कोई और नाम दे देते हैं? ये हरा होता है, तो लहसुन क्यों कह रहे हैं भाई? हाँ, तो इसके ऊपर जो है ये आप देखिए लहसुन की खुशबू है, लहसुन उस वजह से। हाँ ठीक है। और प्याज और हरी प्याज भी तो हरी प्याज भी तो कहते हैं। ये अपनी जवानी में बड़ा अच्छा होता होगा। अब तो बेचारा ये इसकी जवानी के ही देने। अच्छा, हमने क्या किया कि हरा लहसुन के हम आज बना रहे हैं पराठे, और इसके साथ बना रहे हैं हरे लहसुन की चटनी। क्या आज आपने कोई जानवर नहीं बुक किया? नहीं। ठीक है, तो जो है बड़े मजे के इसके पराठे बनते हैं, और आज इस पर हम ये नाश्ते में खाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है, हरा लहसुन जो है उसको लेके बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरी मिर्ची, जिनको हमने चॉप कर लिया है। बहुत आसान सी रेसिपी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, हरी मिर्ची आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी डालनी है। मैंने 2 से 3 फाइन चॉप कर ली थी। और जो है मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक इसके अंदर जा रहा है 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी और चाहिए तो थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है, दैट्स इट। बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और जो है हमने आटा, ये आपने हरा लहसुन चॉप करके रखा हुआ है? ये मैंने चटनी के लिए रखा है। ये वाला चटनी हाँ, के लिए? ठीक है। ये पराठों के लिए सही है। इसको हम बस शेफ पराठे अनीसा, के जैसे अंदर, अगर फ्रिज में रखे ये कभी कभी बिल्कुल ड्राई हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, और काला भी पड़ जाता बिल्कुल। है, तो क्या फिर इसको नहीं यूज करें? हाँ, फिर वो खराब हो जाता है। हाँ, जड़ें वैसे हर कोई इस्तेमाल नहीं करता, बहुत सारे लोग इसकी जड़ें काट देते हैं, लेकिन जो है इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसकी जड़ें देख के आपको आइंस्टाइन याद आ सकता है। इसके ऐसे बाल थे आइंस्टाइन के। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल आइंस्टाइन को याद कर सकते हैं इसको देख के। और वाकई इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए आइंस्टाइन वाला दिमाग भी हो सकता है अगर आप अच्छी चीज़ें खाएं तो। बिल्कुल सही बात है ना? ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि आइंस्टाइन का दिमाग शायद सबके पास है, वो इस्तेमाल नहीं करते। आइंस्टाइन ने थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं आपको समझाता रहता हूँ अपनी साथ थोड़ा सा तो इस्तेमाल करो। हाँ, नहीं, अब मैंने आपसे ट्रेनिंग ली, अब मैं इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, अब बटन ऑन हो गया है। अच्छा जी, हमने क्या किया, यहाँ पे आटा जो है वो गूंद लिया था तकरीबन 500 ग्राम। और जो है आप नॉर्मल होल व्हीट फ्लावर लेना चाहें वो ले लीजिए, आप जो है मैदा लेना चाहें, फाइन आटा लेना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे जो है वो फाइन आटे से बना रही हूँ, क्योंकि फाइन आटे का पराठा जो है ना वो बहुत क्रिस्पी और मज़े का बनता है। ठीक है, इसको हम बेल लेते हैं। तो मैं चीज़ें ना थोड़ी सी साइड पे करती हूँ ताकि हम इजीली जो है इसको बेल सकें और हमारा कैमरा दिखा भी सके। और ये हमने नॉर्मल आटा लिया है? नॉर्मल, ठीक है। आपने इसको सिंपली जो है वो बेलना है। और असल क्या आप उन मर्दों में से हैं जिनका कहना है कि सिर्फ औरत गोल रोटी बनाए? अच्छा, नहीं, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, रोटी होनी चाहिए, गोल हो चकोर हो, डजंट मैटर, है ना। बहुत अच्छी बात है, ये आप सिखाएं ना। लेकिन मैंने आजकल रोटी खाना बंद कर दिया है। क्यों? मैं रोटी नहीं खाता अब। तो क्या खाते हैं?
भेजा। अच्छा, इरम की कॉल है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इरम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? सही ठीक ठाक। आपने? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे कॉल किया, कैसे याद आई आपको हमारी? सर वो सॉरी, मैं स्टार के बारे में पूछना था अपने भाई के, तो वो सर कह रहे हैं वो अगले जुम्मे ही आएंगे फिर वो। मैंने कहा चले मैं अपने भाई से बात कर लेती हूँ। और उनसा से सवाल करना था। आप प्लीज़ अपना सवाल MCR में नोट करें, हम उनसा तक पहुंचाएंगे और आप इसका जवाब द इंस्टाग्राम, हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है द मॉर्निंग स्टार TV1, उसके अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है। कोई फरमाइश आप शेफ मुनीसा से करना चाहती हैं? हाँ जी, कोई स्वीट डिश का बता रहे हैं सर मैडम से। स्वीट डिश का कौन सी स्वीट डिश सीखना चाहती हैं? हाँ जी सर, बता रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चले मैं कार कर। अरवी का हलवा। अरवी का हलवा? अरवी का हलवा देखें, यहाँ मैंने हार मान ली, मुझे अरवी का हलवा नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ी सी लेट हो गई। उनसा का सेगमेंट जो होता है वो सुबह हम लोग रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉल करके उनसे बात कर सकें, लेकिन उनसा का अपना भी इंस्टाग्राम है, उनका यूट्यूब पेज है जिस पर आप उनसे रब्ता करके अपना मुस्तकबिल जान सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, आप लोगों ने देखा मैंने जो है आटे को थोड़ा सा लंबाई में बेला, बीच में मैंने जो है वो हरा लहसुन फिल किया था, और अब जो है ना मैं इसको इस तरीके से बल वाले पराठे का शेप दे दूंगी और ये इसको हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और अब इसको आपने थोड़ी देर रखना है, फिर उसके बाद आपने इसको बेलना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब तक हमारा एक और पेड़ा जो है वो तैयार कर लेंगे और फिर इसको पराठे का एक दफ़ा मैं और आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको बेलना है। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको लंबाई में जो है वो बेलना है ताकि ये अंदर फिल हो जाए। अच्छा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो है अगर आप चाहें एक पराठे के अंदर फिल करके और फिर दूसरे पराठे से कवर करना, लेकिन थोड़ा सा जब बल वाला बनाते हैं ना तो उसका टेक्सचर बड़ा खूबसूरत आता है। नहीं, आप क्या करना चाह रहे हैं? कुछ लोग इस तरह करते हैं ना किचन में, आपने देखा है? इतना मुझे गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। मुझे तो पता चलता है किसी का अगर मूड ऑफ होता है तो किचन से पता चलता है अपने घर में। हाँ, वैसे बात तो ये सही है, और जो है ना अगर कोई मेहमान आ जाए नापसंद हो तो ज़्यादा शोर कर है ना? नहीं, अगर अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ जाए ना, अगर भाई मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है कि कभी मैंने अम्मी से कह दिया ऐसी, कभी ना सुबह दोस्त अगर कॉलेज एग्जाम देके सब लोग घर ही जाते हैं, हाँ। हम तो जैसे एग्जाम खत्म होता था, जैसे पेपर्स हुए A लेवल्स के, तो सारे दोस्त किसी ना किसी के घर चले जाते बिल्कुल हैं। ऐसा होता इसी तरह हमारी बारी भी आती थी, है शबनम हाँ, साहब? बिल्कुल। तो दोस्त घर आ गए, अम्मी से कहा कि अम्मी ज़रा नाश्ता बना दे, ये वो। अब आप बाय चांस, अम्मी ने कहा ठीक है। अब बाय चांस मैं गया पानी का जग लेने के, सब पानी भी पियेंगे। अब गया तो मेरी अम्मी नाश्ता बना रही है। मैंने कहा क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं खुद बना लूंगा। नहीं बस ये तुम्हारे दोस्त हर वक्त आ जाते हैं और ये वो। मैं भाई दोस्तों के सामने मैंने कहा नहीं, मैंने कहा चलो सही पे, अच्छा, फिर बना भी देती है, फिर एक्स्ट्रा भी बना देंगे, लेकिन एक होता है घर में। लेकिन एक असवर एक बड़ा मजा होता है कि वो जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं ना या कॉलेज फ्रेंड्स, आप अम्माएं उनके सामने डांट भी लेना तो वो भी ढीठ होते हैं। नहीं, मेरी बात सुना, मेरे ख्याल से मैंने अपने सारे दोस्तों की अम्मियों से डांट खाई हुई है। मेरी अम्मी ने सबको डांटा हुआ होगा। एक ये रिलेशनशिप तो ऑफ कोर्स होता है, दोस्तों की अम्मी अपनी अम्मियां ही होती हैं, वो भी अपनी अम्मियां ही बन जाती हैं नेचुरली। और क्या, बड़ा वो खूबसूरत ये तफरीक मत किया करें आप कि आप ही जो करती है आपकी, वैसे ये आदत मुझे थोड़ी सी ऑफ लगती है। हाँ, और कौन कौन सी आदत है मेरी आपको? ऑफ तो बहुत सारी लगती है, ये बताइए कौन सी अच्छी लगती है और कौन सी लगती है ये बताएं। चले आज के शो में ना आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको ऑन वाली जो है वो आदत शेफ मुझे एक बात बताएं, अगर आउट ऑफ ऑल द इयर्स आपकी जिंदगी के जितने भी साल हैं, अल्लाह में आपको लंबी उम्र दे, लेकिन जो भी साल गुजरे उसमें से बेस्ट साल आपके ख्याल से कौन सा था जो आपको हमेशा याद आता था? क्या यार ये मेरा साल लाइफ का बेस्ट शादी का साल वो बेस्ट था। हाँ? बेस्ट नहीं था जब क्या कह रहे हैं? बेस्ट नहीं था जब तो याद है। बेस्ट नहीं था, ऐसे मत कहें यार, क्या कह रहे हैं? मजाक की बात माशाल्लाह है तो ना, प्यारे नहीं, बच्चे हैं आपके, हस्बैंड इतने अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी बहुत प्यारे हैं। हाँ। इस पे हंसने की क्या बात है? हंस क्यों नहीं आप? ये ऐसे ही लेकिन जो है नहीं खैर मजाक की बात है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सारे साल अच्छे। मैं ये कहूँगी कि मेरा ये वाला साल जो है मुझे लगता है कि मेरे कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा गया है। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे समझे कि मेरी विश लिस्ट में थी वो इस साल पूरी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आने वाले साल में और अच्छी अल्लाह ताला से उम्मीद है, क्योंकि कभी कभी होता है ना आपका स्ट्रगलिंग फेज जो है वो चल रहा होता है। और हम ये बातें करते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और शेफ मुनीजा इस वक्त एक कुश्ती लड़ रही है। कुश्ती लड़ रही हूँ, बिल्कुल। इतनी ज्यादा शेफ मुनीजा, इतने जज्बात से मैंने आपको पराठा बेलते पहले नहीं देखा। देखा ना, इसकी कोई खास वजह? इस पराठे से मेरी मोहब्बत ही कुछ अलग है। हाँ, क्यों? मुझे बहुत पसंद है हरा लहसुन, मुझे बहुत इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। तो पराठे के साथ जब ये मर्ज होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और असल इसकी थोड़ी सी टेक्निक ये बताऊंगी, पराठा अगर आपको क्रिस्पी मुंह में पानी भी आ रहा है ना साथ साथ। पराठा पराठा तोतली हो गई आप एकदम से। बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले पराठे को जो है दोनों साइड से जो है वो आप सेक लें और फिर उसके बाद आप एक निवाला खा ले इसका। नहीं आपसे शो नहीं हो रहा। नहीं हो जाएगा। अभी चटनी बना दो, चटनी के साथ एंजॉय करो। किसकी चटनी बनाएंगी आप? आपने मुझे लाइव इस तरह की बातें जो बोलती है ना, तो भाई चटनी बना दूंगी टाइप शेफ मुनीजा, फॉर गॉड सेक। आपने ना आज शुरुआत ही ऐसी करी कि दिल थोड़ा सा वो हो गया। असफर बार बार कह रहे हैं आज आए हम तस्वीर खिंचवा ले, हमारा दिसंबर खत्म हो रहा है, नया साल शुरू होने तो वाला है। मेरे शोज पड़े हुए हैं क्या? फिर भी जो है बहुत मतलब अल्लाह खैर रखे, अभी आगे और शोज भी हैं माशाल्लाह दिसंबर के ऑफ कोर्स। तो जो है ना आपने लेकिन वो याद दिलाना शुरू कर दिया ना कि ये साल, लेकिन बात ये कि नया साल शुरू होगा तो नई नई शुरुआतें होंगी, नई नई चीजें होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये दिसंबर का महीना हमेशा से इतना अच्छा लगता था, पता है क्यों? क्यों? आप मुझे, मैं मान जाऊँ अगर आप मुझे बता दें। सर्दी? नहीं प्लीज, ये मुझे सर्दी और गर्मी से फर्क नहीं पड़ता, बताएं। बताएं किस वजह से? दिसंबर का महीना भीगा भीगा स्कूल से अब तक नहीं भीगा तो इतना नहीं होता। और बताएं, जल्दी बताएं शेफ मुनीजा। विंटर वेकेशंस आती थी इसमें, छुट्टियां गर्मियों में भी तो आती हैं। नहीं गर्मियों नहीं, लेकिन आप पता है सर्दियों की छुट्टियों का एक अलग मजा होता है। क्या मजा होता है? तो सुबह आप सर्दी में सुबह उठे 7 बजे, मजा आएगा आपको। इतना गुस्सा आता था स्कूल जाते वक्त, सुबह सुबह सर्दी में टटरते हुए वैन में बैठे। मैं तो वैन में जाता था। मुंह से धुएं निकल रहे हैं, मुकाबला करने की धुआं ज्यादा निकल रहा है। ठंड नहीं होती कि धुएं निकले। आई स्वेट निकलता था मुंह से धुआं। वो अब कौन सी धुएं निकालते थे? मैं कराची में बड़ा नहीं हुआ, मैं पेरिस में। कराची क्यों आ गए आप, ये बताएं। बस आगे मेरा मुल्क पाकिस्तान। अच्छा हाँ, वापस आने से मैं बात बता रहा हूँ। मलाला यूसुफजई जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, मलाला अपने हस्बैंड के साथ और अपने फादर के साथ लाहौर वापस आई हैं। और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ और पाकिस्तान के जो मीडिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ और मलाला फंड के एडवोकेट्स के साथ मिल के बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है स्टीम, जो कि ख़वातीन की और बच्चों की, जो बच्चियाँ हैं छोटी, उनकी तालीम के ऊपर फोकस करेगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स को फोकस करेगा। कितनी अच्छी बात है, क्या बात है। एक्सेलेंट, व्हाट अ वे टू गिव इट बैक टू द कंट्री। उसके साथ साथ ख़वातीन और पाकिस्तान की एक बहुत ही अल मशहूर फिल्म जो कि आजकल पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी हुई है, जिसका नाम है जॉयलैंड। वो अमेरिका के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल सनडांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर सेलेक्ट हो गई है। इट्स अ बिग अचीवमेंट साइम सादिक के लिए। साइम सादिक ने उसको डायरेक्ट किया है और एक बहुत ही डिफरेंट मूवी मानी जाती है। और हमें यही दुआ है कि जो हमारी जितनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में झंडे गाड़े, लेकिन जॉयलैंड पाकिस्तान में तनकीद का निशाना अभी तक बनी हुई है। उसके साथ साथ एक बहुत ही मशहूर मैगज़ीन है जिसका नाम है एशियन लाइफस्टाइल एशिया, जिसके कवर के ऊपर पाकिस्तान के एक और बहुत ही मशहूर डिज़ाइनर जिनका नाम है मोहसिन नवीद रांझा, उन्होंने श्रीदेवी की जो बेटी है जानवी कपूर, उसके साथ शूट किया है। और जानवी की अगर आप वीडियोज़ देखें तो जानवी उसमें कह रही हैं कि उनकी ज़िंदगी का ये सबसे रीगल और रॉयल शूट है। एंड लाइफस्टाइल एशिया एक बहुत ही बड़ा मैगज़ीन माना जाता है। उसके कवर पे पाकिस्तानी डिज़ाइनर है मोहसिन नवीद रांझा। मोहसिन नवीद को बहुत बहुत मुबारक हो। और स्पॉटिफाई ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किया हुआ पाकिस्तानी गाना पसूड़ी बन चुका है। इट्स अ ह्यूज सॉन्ग। पसूड़ी पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। और एक कोक स्टूडियो का एक गाना था और पसूड़ी के लिए, अली सेठी के लिए भी बहुत सारी तालियां, शाय गिल के लिए तालियां। और उसके साथ साथ ईवा बी जो कि लियारी की एक बहुत मशहूर रैपर हैं, बहुत ही खूबसूरत गाती हैं, उनकी एंगेजमेंट हुई है द मॉर्निंग स्टार की तरफ से। ईवा बी को बहुत बहुत मुबारक।
क्या बात है, कितनी अच्छी अच्छी आपने खबरें सुनाई, आज तो मजा ही आ गया। क्या बात है सर। और अब जो है आपने ये पराठा देखना है, हाँ। ठीक है, ये जलना नहीं चाहिए सर। कड़क हो नहीं तो आप बनाए ना, जलना मैं नहीं चाहिए चटनी क्या? बना रही हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, आप पहले पराठा बनाएंगी और देखा? फिर आप चटनी देखा? बनाएंगी। अभी तो 1 साल में आप ये भी नहीं सीखे क्या? पराठा बनाना। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है जो आप मुझे हैंड ओवर कर रही है। ये मुझे क्या गड़बड़ होगी इसमें? शेफ मुनीसा, वैसे आपने ये चीज़ नोटिस की कि अगर हमारे साथ हमारी सोसाइटी में अगर आपसे कोई स्वीट हो रहा हो तो घर वाले और सब लोग कहते हैं भाई कोई वजह होगी। ये तो हकीकत है ना? वाकई। अगर ऐसी देखिए, कोई अच्छी अक्सर बना- बात ये है कि ये हकीकत है कि कोई बहुत ज्यादा मीठा हो रहा हो ना, हाँ। तो समझ लेना वो मीठी छुरी है। कोई गड़बड़ चल रही है, हाँ, है ना? मुझे भी ये लगता इतना है। स्वीट आजकल के दौर में कोई नहीं हो सकता, हाँ कि यार, हाँ कि बस तुम ही हो सब, है ना? है ना? ऐसा हो नहीं बस सकता। जो ज्यादा तारीफें करे ना आपकी, बस आप समझ जाना कि वो बस आपकी सिर्फ तारीफें ही कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज अगर हमारे कैमरामैन किचन का इस सेक्शन का क्लोजअप बनाए अच्छा। कि शेफ मुनीसा कितनी खूबसूरती, महारत और सफाई के साथ काम करती है। देखिए शेफ ये मुनीसा देखें, क्या मतलब है, ये देखें जरा तो प्लीज। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है। बहुत देखिए जब खाना आपको पता बनाते है हैं ना, चुटकी भर आटा कमाने के लिए हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं। की भर आटा। हाँ, बिल्कुल। आपको पता है हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं। वो आपको तो पता है आपने सही हमारे जो किसान भाई हैं वो साल के 12 महीने मेहनत कर रहे होते हैं तो जाके हमें ये आटा, दाल, चावल, चीनी मिल रहा होता है। ये मजाक नहीं है। नहीं ये सीरियस बात है। और नहीं, ये आपको मजाक पता है नहीं सिर्फ किसान नहीं, उनकी फैमिलीज, बिल्कुल। वो खवातीन जो फीमेल जो किसान है वो सब पूरे पूरे साल काम करती है। That's थोड़ा so जोक। true। और हम लोग वाकई- इतने मजे से हम लोग कितने मजे से ये आटा कहते हैं, एक चुटकी तो थी आटे की। नहीं नहीं, बात तो आपकी एक बिल्कुल चुटकी आटे की कीमत तुम तुम क्या क्या जानो मुनीसा बाबू। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। जी जी बताइए, हाँ, चटनी बताइए। अच्छा चटनी बता देते हैं किस तरीके से बनानी। जब आपको कोई बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो तो उसको इस तरह ब्लेंडर में डालें और फिर हाँ, ये पीस देखिए दीजिए। तकरीब कारी की जो माहिर है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हरे लहसुन 1 पाव ले लिया, उसको मोटा मोटा काट लिया था। उसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्ची डाली, 1 टीस्पून काला नमक डाला, 1 टीस्पून जो है नमक नॉर्मल नमक डाला, 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस शामिल करा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डाली और इन सबको हम ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से पल्स देते हुए पीसेंगे ना तो सामने वाला नेक्स्ट टाइम कभी आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें पानी भी शामिल कर देते। जी ठीक है, शेफ मुनीसा, इतना बुरा मौसम हो रहा है यार। हाँ, आज इस तरह आपकी Horrible आवाज से भी weather। थोड़ा सा लग रहा है कि आपका गला जो है थोड़ा अरे सा मैं आजकल एक बैठा सीरियल हुआ में काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे बात कम और चीखना ज्यादा होता है। ओके, देखिए ये स्ट्रगल होती है हमारे एक्टर्स की जो हम शायद नहीं जानते ही रियलाइज नहीं है करते ना, है ना? लेकिन वो सीन्स के अंदर अगर नहीं चीखो तो फिर वो आपको पता इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता है। बिल्कुल। देखिए असफर, बात ये होती है कि आप लोग अपनी नींद भी खराब करते हैं लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी सेहत भी बहुत सी जगहों पे खराब करते हैं। ठीक है, बोले बोले। ठीक है, ये लोग जो हम देख रहे होते हैं ना जब ऑन स्क्रीन, तो हमें लगता है कि यार बहुत ही कोई मज़े की बहुत आसान चीज़ है, इन लोग की लाइफ तो बहुत अच्छी है। लेकिन वही बात है कि जॉब होती है, चाहे वो किसी के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स क्यों ना हो। लेकिन जब मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है ना, आपको किसी चीज़ में मज़ा आता है, तो मुझे लगता है फिर वो काम नहीं रहता, आपको वो उसमें यू रियली एंजॉय डूइंग दैट। जिस तरह मैं आपको बताऊँ, द मॉर्निंग स्टार है ये, मुझे द मॉर्निंग स्टार में इतना मुझे मज़ा आता है कि मुझे लोग कहते हैं अरे तुम सुबह उठ के वो शो करने के लिए जाते हो, तो मुझे कभी भी ना एक भारीपन महसूस नहीं होता। वो बात ये होती है कि जो 5-7 आपके लोग होते हैं उनकी एनर्जीज भी है, वो आपके साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम माशाल्लाह से अल्लाह ताला हम सबको हमेशा साथ रखे, बहुत अच्छी हमारी टीम है जिसकी बदौलत आपको मज़ा आता है। ये तो सच है, ये तो सच है। इस बात का एक बहुत बड़ा सेहरा ऑफ कोर्स पूरी टीम को जाता है, आपको भी जाता है, लेकिन कोई भी करियर हो खवातीन के लिए मैं खास तौर आप पे हमारी टीम में ही है मोइज भाई। सब एक ही टीम है। लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी उनके ऊपर कोई भी प्रोफेशन मुसल्लत मत कीजिएगा। वो जो करना चाहते हैं, आपको पता है हर इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने आया है और वो खुद अपना पाथ डिसाइड करते हैं। आप उनको गाइड ज़रूर करें, लेकिन लेट देम डिसाइड देयर पाथ। हम लोग बच्चों के ऊपर फोर्स जब करते हैं ना करियर्स कि नहीं तुम ये करो, ये पैसे इस करियर से बहुत आएंगे, पैसा आपकी किस्मत में होता है, करियर में नहीं होता। क्या बात। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ शमुनीसा, जिन्होंने दुनिया की डिग्रीज की हुई है, डबल PhDs है, लेकिन वो उनके पास पैसा भी है, शायद खुश नहीं है और उनको वो सेटिस्फैक्शन रात को। वही हम बात कर रहे थे ना कि जो हमने बात की थी, जो वर्ल्ड जो आपने कहा था कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट
पर्सन है, तो उनकी लाइफ में उनकी सोच क्या होगी। तो मैंने ये कहा था कि शायद उनका चार्म ही खत्म हो गया होगा, क्योंकि हर चीज़ तो मिल गई, अब किस चीज़ के अब पीछे क्या भागे, करूं? है ना। तो वही बात है कि जब आपको हर चीज़ हासिल हो जाती है तो वो चीज़ें खत्म हो जाती है, और हम सिर्फ जो है भाग रहे पैसे के लिए इस पर, है आप ना। पैसे के लिए भाग रही हैं? हाँ लग तो नहीं रहा क्या भाग रही है। भागना चाहिए वैसे, भागना चाहिए, हम सबको भागना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत के लिए भागना चाहिए। लेकिन एक इतनी अच्छी बात की कि अगर सब कुछ मिल भी गया तो फिर किस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए आप एक अपनी शकीला लाइफ में खुरसानी मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, उनकी कितनी अच्छी गज़ल है, वो है अब किसे चाहे किसे ढूंढा करें, अब किसे चाहे किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गया, अब क्या करें। क्या आप बात मुझे बताएं कि भाई जब सब कुछ ही मिल जाएगा तो फिर हम ये सोचेंगे कि यार अब क्या करें, है ना? फिर कोई नई चीज़ सोचेंगे। खैर वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, खवातीन और हज़रात मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और बे इंतहा लजीज ये हरे लहसुन के पराठे यहाँ तैयार हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं 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 नहीं, जितना ढोल बजा लें वहाँ तक पहुँचने में इसको वक्त लगेगा। जिस तरह वक्त लगता है, आपको पता है, खेतों से ये खूबसूरत चीज़ें हमारे पास पहुँचने में। हम इतने, जिस तरह अभी ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि कितने आसानी से हम लोग ज़रा सी चीनी वहाँ फेंक देते हैं, या ज़रा सा आटा, अरे वो था आधी रोटी, हम अरे भाई कोई नहीं। आपको पता है जो किसान हजरात होते हैं वो पूरा पूरा साल मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे तपती हुई धूप हो। खवातीन अपने बच्चों को गोदों में लिए खेतों में काम कर रही होती है, किस लिए? ताकि आप आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। सिर्फ इस वजह से ये इतना ज़्यादा मुश्किल है। खवातीन और हज़रात, आज हम लोग किसान डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो किसान हज़रात हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तवज्जुह से आज हमसे बात करेंगी फातिमा फर्टिलाइज़र की एक रिप्रेजेंटेटिव है, पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की पहली खातून मार्केटिंग डायरेक्टर। हमारे साथ हैं राबेल सादोज़ाई। अस्सलाम वालेकुम राबेल, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप यू आर वेल। बिल्कुल ठीक राबेल, आज आप एक बहुत ही ज़बरदस्त बारे में हमसे बात करने वाली हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि किसान जो हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए कितने ज़्यादा अहम है? जी, थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड दूंगी। मैंने बचपन से यही पढ़ा है कि जी एग्रीकल्चर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हमारे मुल्क में 8.4 मिलियन फार्मर्स हैं जी, और हम एग्रीकल्चर जो एज एन इंडस्ट्री है 19% जीडीपी के देते हैं, पाकिस्तान की जीडीपी का हिस्सा है। अगर इसको मैं थोड़े मॉनेटरी टर्म्स में करूं तो 15,000 अरब रुपए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी में डालती है। लेकिन जब आप इन किसान बहन भाइयों से बात करें ना, तो उनको नहीं लगता कि उनको वो अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट मिलती है जो उनके खून पसीना जो वो लगाते हैं और हमारे तक खाना लाते हैं। आप अभी लहसुन की बात कर रहे थे, इसके पीछे बड़ी खून पसीना फार्मर का होता है। सर्दी, गर्मी, धूप, सैलाब, सब में वो काम कर रहे होते हैं ताकि आपके लिए और मेरे लिए हमारी टेबल पे खाना आए, कपड़ा आए, दाल, रोटी, चावल आए। तो और इस आसानी तरह से, हम अगर हम और बात राबेल सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इतनी आसानी से हम तक पहुंच जाते हैं और हम लोग सोचते भी नहीं कि ये किस मेहनत के बाद ये हम तक पहुंचा है। मुझे आप एक बात बताइए, किस तरह से ख्याल आया आपको किसान डे सेलिब्रेट करने का? जी, जिस तरह मैंने बताया कि कितनी अहमियत है, लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आप और मैं जाके सब्जी वाले से या किसी बड़ी दुकान से सब्जी उठा लेते हैं, फ्रूट उठा लेते हैं, उसकी मेहनत का हमें अंदाजा भी नहीं होता। फिर जब हमने वर्ल्ड वाइड देखा तो मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, दूसरे मुल्क हैं, चाइना है, इंडिया है, वहाँ फार्मर्स डे होता है। हमारा मुल्क जहाँ एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट है, वहाँ किसी फार्मर्स के लिए कोई दिन मखसूस नहीं था कि हम उनको सेलिब्रेट कर सकें, उनकी मुश्किलों के बारे में बात कर सकें।
इस तरह से ये आइडिया जनरेट हुआ कि जी 2019 में December 18 is actually the Farmers Day, and we are very grateful to the government जिन्होंने उसको acknowledge किया, and it is now part of the gazetted days Excellent. of and known एक्सेलेंट as भाई, Farm इस बात पे तालियां होनी चाहिए, बेहतरीन, व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव इट इज। Thank you. अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये किसान डे 2019 से सेलिब्रेट किया जा रहा है बाकायदगी से, इसकी इंपॉर्टेंस का भी हम सबको पता है, और कौन कौन से इनिशिएटिव्स इस कैंपेन के साथ रोल आउट किए गए हैं? 2019 से तो जी हम मना ही रहे हैं, ये चौथा साल है, लेकिन ये साल थोड़ा, क्योंकि आपको पता है कितनी बारिशें फ्लड्स आई हैं, तो ये साल काफ़ी मुश्किल साल रहा है हमारे किसान बहन भाइयों के लिए। तो हम उनके साथ इसमें इस जस्तजू में लगे हुए हैं कि वो किस तरह अपनी रिहैबिलिटेशन आफ्टर फ्लड कर सकें, और किस तरह वो अपने क्रॉप साइकिल इस साल रबी में वीट लगाएं और फिर अपने पैरों पे खुद खड़े हों। इसके लिए हम 2-3 चीज़ें करते हैं। पहले तो हमारी सबसे बड़ी टेक्निकल एडवाइजरी सर्विस है, जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके किसान बहन भाइयों की सॉइल की सैंपलिंग, वाटर सैंपलिंग और उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि कब बीज बोना चाहिए, कब फर्टिलाइजर लगाना चाहिए, पेस्टिसाइड लगाना चाहिए, पानी लगाना चाहिए, which helps them understand कि उनकी जो yield है वो किस तरह बेहतर होगी अगर ये सारी बैलेंस यूज ऑफ इनपुट्स हो जाएं। साथ साथ में हमने सरसब्ज एक ऐप है जो उनके फोन पे है, जो उनको इत्तला करता है कि अभी आपकी फसल की ये रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज अ बिग हेल्प टू द फार्मर्स। अब आपको पता है डिजिटाइजेशन का दौर है, इनोवेशन का दौर है, वो घर ऐप में अपनी फसल की मालूमात कर सकते हैं कि अब इस वक्त इस फसल पे किस चीज की जरूरत है। साथ साथ में हमने राबेल, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही थी, जो कि मैं चाह रहा था कि आपसे पूछूं और लोगों को भी इसकी थोड़ी सी आगाही हो। सलाम किसान के अंडर बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने सुनी है, सरसब्ज ताबीर है, सरसब्ज उड़ान है, इनके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। साथ साथ में हमारी एज अ कंपनी बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जब तक हमारी औरतें शाना बशाना नहीं खड़ी होंगी हमारे किसान भाइयों की, तो हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे एज अ कंट्री इन रेफरेंस टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर। हमने खास तौर पे खवातीन के लिए सरसब्ज ताबीर एक लॉन्च किया है प्रोग्राम, जहां हम एग्रीकल्चर एरियाज में जाके यंग लड़कियों को सिखाते हैं जैम, जेली, अचार, केचप बनाना, ताकि उनके कोई स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस उनका शुरू हो, ताकि दे कैन कंट्रीब्यूट टू देयर prosperity, उस विलेज की prosperity, and then obviously in the long run to the development of Pakistan. सरसब्ज उड़ान is an educational program। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि हम जाके soil sampling करते हैं, advisory देते हैं, इसी तरह हम छोटे छोटे ग्रुप्स में फार्मर्स की एजुकेशन करते हैं ऑन दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, किस तरह यील्ड और प्रोडक्टिविटी में बेहतरी लाई जा रही है, उस पे हम काम कर रहे हैं, ताकि फॉर लॉन्गर जनरेशंस इनकी बेहतरी भी हो, प्रॉस्पेरिटी भी हो और फार्मर को रिटर्न भी बेहतर मिले। बेहतरीन भाई, एक्सेलेंट, क्या बात है। राबेल, अभी आपने एक बड़ी पते की बात की कि आप लड़कियों को जैम बनाना सिखा रहे हैं। एक लड़की है मेरे पास, ये रही, इधर आ जाए शेफ मुनीसा, ये हमारी शेफ है, और मैं चाहता हूँ कि आप इनको भी सिखाएं कि हम किस तरह जैम जेली बना सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, सीखने की कभी एज खत्म नहीं होती, और ये भी नई चीज़ है जो हम सीखेंगे। बट वाई नॉट। बट राबेल, फातिमा फर्टिलाइज़र, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं किसान डे को आप लोगों को। इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव, और इतनी बड़ी बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब ने इस डे को रिकग्नाइज़ किया था। किसान डे हमें मनाना चाहिए। लेकिन राबिल, मैं एक चीज़ जानना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानीज़ हैं जो कि बाहर मुल्कों में मुकीम हैं, इफ़ दे वांट टू डोनेट, इज़ देयर एनी बैंक अकाउंट या कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो किसानों की बेहतरी के लिए किसी तरह से डोनेट कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें? इज़ देयर एनी वे ऑफ डूइंग दैट? नहीं, इस वक्त तो नहीं है, हम डायरेक्ट डोनेशंस नहीं लेते एज अ कंपनी, हम खुद ही इस जस्तजू में लगे हुए हैं। लेकिन यस, आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ की जाती है अगर पाकिस्तानी हमारे एक्सपैट्स जो हैं इंटरेस्टेड हैं इन द फार्मर अपलिफ्टमेंट।
बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ये रियलाइजेशन भी हमारे यहाँ, आपके यहाँ, मेरे यहाँ, कराची, लाहौर, जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ हो जाए कि जी खाना कितनी मुश्किल से हमारी टेबल पे आता है, या जो हम कपड़ा पहन रहे हैं वो कितनी मुश्किल से एक फार्मर की जस्तजू पे आता है, और हम जाके अपने जो आसपास के किसान हैं उनको थोड़ा सा खराज तहसीन पेश कर सकें, आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे ऑल्सो इन देयर मोटिवेटिंग देम एंड गेटिंग देम अप्रिशिएटेड बाय सोसाइटी। बिल्कुल सही कह रही है। और सिर्फ आप अगर चाय की बात करें, अनाज की बात करें, चीनी की बात करें, कपड़े की बात करें, कपास की बात करें, तंबाकू की बात करें, ये सब कहाँ से आता है? ये खेतों से आता है। और हमारे जितने भी किसान हजरात हैं और उनकी जो बहुत ही बेहतरीन उनकी वाइफ्स हैं, बेटियां हैं, उनकी जो फैमिली है, वो सब खेतों में उतरते हैं, काम करते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी की तरह शाहाना और बेहतरीन नहीं होती। वो अभी तक चैलेंजेस का सामना करते हैं, लेकिन वो खेतों में उतरते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम तक ये रोटियां, ये चीनी, ये चीज़ें बहुत आसानी से फराहम कर सकें। और किसान डे हमें हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करना चाहिए। फातिमा फर्टिलाइज़र को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दे हैव टेकन। एक बहुत ही ज़बरदस्त है ये जो इनकी एप्लीकेशन है सरसब्ज़ ऐप, जो कि किसानों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करती है और फैसिलिटेट कर रही है इन द शॉर्टेस्ट वे। राबेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राबेल सादोज़ई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की पहली मार्केटिंग डायरेक्टर हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। शेफ मुनीज़ा चटनी बना चुकी हैं किसकी? हर हर लेसन लेसन की। बिल्कुल। और जल्दी से इसकी रेसिपी का रिकैप दे देते हैं, आपको बता देते हैं कि हमने क्या क्या शामिल करा था। हमने सिर्फ हरा लहसुन 1 पाव ले लिया था। उसके अंदर मैंने शामिल करा 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सॉल्ट अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, वो भी अपनी खटास के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितना खट्टा पसंद है। और साथ साथ इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 से 3 हरी मिर्ची, ये सब शामिल करा। इन सबको मैंने ब्लेंड कर लिया और हमारी चटनी जो है वो हरे लहसुन की तैयार है। ये चटनी आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लहसुन के पराठे के साथ ही इंजॉय करें, तो ये आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। और पराठे की भी रेसिपी जल्दी से बता देती हूँ। मैंने क्या किया था, हरा लहसुन जो है वो 250 ग्राम लिया था, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्ची जो है चॉप करके वो शामिल करी। नमक हस्बे जायका शामिल करा। कुटी हुई लाल मिर्ची 1 टीस्पून शामिल करी। इसको मिक्स कर लिया। कोई भी आप जो है वो आटा ले लीजिए, उसको बेल लीजिए, उसके अंदर फिल करके इसको जो है मैंने बल वाले पराठे की तरह उसको शेप दिया था, उसको बेल लिया और फ्राई कर लिया पराठे की तरह। और इस चटनी के साथ जो है आप बना के इन पराठों को एंजॉय करें और हरे लहसुन को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इसकी सेहत के हिसाब से बहुत सारे फ़वाइद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ मुनीज़ा, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी अगर हम कुरानी तालीमात और कुरानी कलमात के छाँव में गुजारें तो ज़िंदगी ऑफ कोर्स आसान होती है और बहुत बेहतर होती है। हमारे साथ हैं मुफ्ती इमरान उल हक कल्याणवी साहब। सलाम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मुफ्ती साहब, बेतहाशा सवाल आए हुए हैं आपके लिए, जो कि हम लोग हमेशा जमा करके रखते हैं ताकि आपसे उनका एक हल पूछ सके। हमसे सुरैया ने साहिवाल से सवाल किया है, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल 25 बरस हो चुके हैं और हम 7 भाई और 5 बहनें हैं। अपनी माँ के साथ रहते हैं। वालिद साहब के पास ज़रई ज़मीन थी जिसका बंटवारा नहीं हुआ। 25 बरस में इस ज़मीन की आमदनी से 1 घर और 2 गाड़ियाँ और 1 ट्रैक्टर भी ख़रीदा। अब ये बंटवारा कैसे होगा शरीयत के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी कोई किसी की वफ़ात हो जाती है तो बंटवारा वगैरह जो भी करना हो तो ज़्यादा विद इन ईयर कर लिया जाए, ताकि उसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो कि जो अब आप बता रही 25 साल के बाद कितनी चीज़ उससे इस्तेमाल हुई होंगी, क्या क्या पैदावार हुई होगी, आमदन खर्च हुआ होगा। या तो किसी एक को घर के हेड को उसका मालिक बना दिया जाए ज़बानी तौर पर या पेपर वर्क करके। बहरहाल उसूली तौर पे इस चीज़ को वैसे तो किसी करीबी दारुल इफ्ता से आपको फतवा लेना होगा, चूँकि मिरास के मसाइल इतने आसान नहीं होते कि मैं आपको एक उसमें बता दूँ और चंद अल्फाज में आप समझ लें। बस मोटे से चंद उसूल समझा देता हूँ। वो ये कि अगर 7 भाई और 5 बहनें हैं
तो 7 भाई तो हो गए, और 5 बहनों को भी हम कंसीडर करेंगे, वो समझे भाइयों 2 बहनें मिला के 1 भाई के बराबर होती हैं, तो 7 तो ये हिस्से इनके सीधे सीधे हो जाएंगे, और 2 वो जो 5 वाले बहनों का हिस्सा है वो समझे 2.5 हिस्से के बराबर उनका हिस्सा तकरीबन बनता है। तो मिसाल के तौर पे अगर 1 बहन और 1 भाई है तो टोटल इनके 3 हिस्से बनते, 1 बहन 1 भाई, तो 3 हिस्से बनते। 3 हिस्से बनने के बाद फिर वो उसका जो 3 हिस्से बनने के बाद 2 हिस्से आ जाते हैं भाई के पास, और 1 हिस्सा जो होता है चला जाता है बहन के पास। ये एक छोटा सा उसूल है, पता नहीं समझ में आप लोगों को आया होगा नहीं आया होगा, कि 2 बहनें वो समझे 1 भाई के बराबर होती हैं। तो 1 भाई और 1 बहन जब हो गए तो इसका मतलब है कि 1 भाई 2 बहन के बराबर है, तो टोटल 4 हिस्से बन जाएंगे, बल्कि 4 हिस्से। 4 हिस्सों में से 2 हिस्से चले जाएंगे इस भाई के पास, और उसमें से 1 हिस्सा चले जाएगा बहन के पास। बहरहाल किसी दारुल इफ्ता से करीब से फतवा लीजिए ताकि वो तरीके से इसका वो हिस्सा बना सके। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब मैं भी मैथ्स में फेल हुआ था तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अच्छा मुफ्ती साहब जी, अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे, ख़ासतौर पे मर्द हजरात। जैद का सवाल है रहीम यार खान से कि जैद की उम्र 24 बरस है, मेरे सर से बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं जिससे खुद इत्मीनान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं बाल लगवाने का सोचता हूँ मगर लोगों ने बताया कि ये हराम अमल है। अगर बाल लगवाना हराम है तो बराए मेहरबानी फरमा दीजिए कुछ ऐसा जिससे मेरे बाल दोबारा से घने हो जाएं, और अगर हराम नहीं है तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ। ठीक है, ये बड़ा मसला होता है इशू मर्द हजरात के साथ भी, लेडीज़ के साथ भी, कि वो बाल उड़ जाए तो फिर घर में भी इज्जत कम हो जाती है, थोड़ी बाहर तो हो ही जाती है। तो इसलिए ये एक अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई बड़ी नेमत है बाल। उसको एक तो हम जो मुख्तलिफ केमिकल वाले जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उससे बचना चाहिए। दूसरी बात यहाँ समझा दो, देखें अल्लाह ताला की नेमत है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मौजज़े के तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया था कि जब वो किसी गंजे के टिंड पे हाथ फेरा करते उसके बाल उग जाते थे। तो ये यहाँ से मालूम होता है कि नेमत है। अच्छा, हमारे मदरसे में बड़ा रगड़ा लगता है इस बारे में, जो ना जहाँ से मैंने पढ़ा बिंदर टाउन से, वहाँ तो अगर हल्की सी कालक भी नज़र आ जाए ना बाल की, तो वो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक वहाँ पे हज्जाम आता था और ऐलान लग जाता था कि भाई वो आ गया है, नई शरीयत तशरीफ़ लिया है, तो जिसके बाल बड़े वो गंजा होने चले जाए। तो बहरहाल 15 दिन बाद लाजमी वहाँ पर टिंड हो जाती थी। तो बड़ी जो ना उस वक्त कोफ्त होती थी कि गंजा होना, पूरा 8 साल पढ़ाई के जो थे उसी तरह गंजे हो के गुजारे। तो ये नेमत बिल्कुल है। अब आ गई बात हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, उसकी जो बात है वो ये है कि जो एक ज़रा कहलाता है अरबी में, कि उसको बाकायदा ट्रांसप्लांट अगर किया जाए इंसान की स्किन के अंदर तो उसकी इजाज़त कर सकते हैं, कोई उसमें मजाक नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करवा लें। बाकी आर्टिफिशियल जो होती हैं वो विग्स वगैरह वो मुनासिब नहीं है, उसके अंदर वज़ू गुस्ल के कुछ मसाइल हो जाते हैं। टेम्परेरी तौर पर अगर लगा लिए तो उसकी भी गुंजाइश है, लेकिन परमानेंट जो ज़रा होती है उसके बारे में फतवा ये है उलमा का कि वो करवा सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, हराम नहीं है। हराम नहीं है। अच्छा मुझसे जी, राहीला ने बहुत ही इंटरेस्टिंग डेनमार्क से सवाल पूछा है। कोपनहेगन में रहती हैं राहीला। एक तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो देखती हैं, थैंक यू। राहीला ने पूछा है कि क्या कुरान शरीफ अरबी में पढ़ना लाजमी है? मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती। शायद मेरे ख्याल से चूँकि सवाल आधा प्रिंट हुआ, मेरे ख्याल से राहीला ने अभी शायद इस्लाम कबूल किया है मेरे ख्याल से। तो मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती, कुरान का तर्जुमा पढ़ती हूँ और तर्जुमे में 3 दफ़ा कुरान शरीफ मुकम्मल कर चुकी हूँ। क्या अरबी में पढ़ना लाजमी है? जिस मुअल्लिमा से पूछा उन्होंने कहा कि अरबी में पढ़ोगी तो कुरान का वो होगा, मतलब डिपेंड करता है कंडीशन पे। जिस तरह की कंडीशन बताएगी कि अगर ये वाक़तन नौ मुस्लिम है तो इनके लिए तो उसका ट्रांसलेशन पढ़ना भी बहुत बड़ी सवाब की बात है। तो कुरान करीम के साथ तो रिलेशन ऐसा है कि उसको देखना, छूना, चूमना, पढ़ना, सोचना, उसको ये सब चीज़ें इबादत हैं। अगर कोई मजबूरी है, उसकी अरबी आपको नहीं आती, तो छोटी मोटी अगर सूरत भी आती है, सूरह फातिहा भी आती है, सूरह इखलास भी आती है, अगर आप वो रेगुलर पढ़ें और बाकी तर्जुमा वैसे पढ़ते रहें तो कुरान पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। तो कुरान के बारे में तो हम मायूस नहीं कर सकते। हदीस में भी आता है कि अगर कोई अटक के भी पढ़ता है ना, तो आमतौर पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम तो अटक के पढ़ते हैं, क्यों पढ़ें, खाम बेदबी होगी, गलत ना पढ़ जाएँ। ऐसा नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसके लिए रसूल पाक ने फरमाया कि डबल अजर होगा, दोहरा अजर होगा, एक तो पढ़ने का और दूसरा अटकने से जो उसको कोफ तकलीफ होती है ना, परेशानी, अटक रहा है फिर पढ़ रहा है, तो उसकी वजह से एक मुशक्क़त उठाने की वजह से एक दोहरा अजर मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए अजर इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस में आम मुस्लिम के लिए कि वो तिलावत भी अरबी में उसकी सीखें और पढ़ें। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल है, जल्दी से इसका हमें जवाब देना है। रेहान साहब जर्मनी में
जो रेहान साहब का सवाल है जर्मनी से, उन्होंने कहा कि मैं एक मगरबी मुल्क में टैक्सी चलाता हूँ, बर्लिन में ये रहते हैं, चलाता हूँ, बहुत सारी सवारियों को गलत जगह भी उतारना पड़ता है, जैसे क्लब्स, कसिनोज, कभी कभी नशे की हालत में भी मेरे पास सवारियाँ आती हैं जिनको उनको घर तक पहुँचाना होता है, दिल को तसल्ली नहीं होती, क्या मेरी कमाई हलाल है? अल्लाह से बहरहाल तौबा इस्तग़फ़ार तो करनी चाहिए कि कोई आप डायरेक्ट तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका काम तो सिर्फ एक राइड पिक करना, ड्रॉप करना, ये काम है। लेकिन अच्छी बात है कि आपका इस्लाम आपको एक रिग्रेट फील कराता है कि भाई एक गलत काम के लिए आप किसी को वो राइड दे रहे हैं, तो वो, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, तौबा करते रहें, आपकी रोज़ी बहरहाल हलाल होगी। आप कॉमन काम कर रहे हो तो यहाँ हर जगह होता है, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा है कि बस औकात जो काम करने वाले हैं तो उस तरह कोई भी हो सकता है, तो इसलिए कमाई हलाल होगी, लेकिन इस्तग़फ़ार फिर भी अल्लाह से करते रहना चाहिए। बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप मुफ्ती साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करके अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के फूल जैसे बच्चों और सायादार शजर की मानिंद टीचर्स को क्या खबर थी कि 16 दिसंबर 2014 का सूरज किस अंधोनाक सानहे की खबर लेकर तुलू हो रहा है और उन पर क्या कयामत टूटने वाली है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक दर्दनाक दिन था जब सफ्फाक दहशतगर्दों ने अचानक स्कूल में घुसकर बमों और गनों से हमला कर दिया, कई माओं की गोदें उजाड़ दी और ममता भरी खातून असातिज़ा को खून में नहला दिया। इन शहीदों को मालूम ही नहीं था कि उनका कसूर क्या है। कुछ साल पहले आज ही के दिन ये दिलखराश सानहा रोनुमा हुआ था। कोई भी दर्दमंद और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस दिन को फरामोश नहीं कर सकता। ये दिन सिर्फ मासूम खून से रंगीन ही नहीं बल्कि जुर्रत और हौसले की बेमिसाल दास्तान भी रकम कर गया है। बेवक्त कुमलाने वाले इन फूलों की बेकरार माएं आज भी पथराई हुई आंखें लिए दरवाजों पर खड़ी अपने लख्त जिगर की राह तक रही हैं। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, आर्मी पब्लिक स्कूल में तकरीबन 1000 अफराद मौजूद थे, जिनमें स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स शामिल थे। दहशतगर्द कई घंटे तक स्कूल में कत्लो गारत गिरी करते रहे, हत्ता कि पाकिस्तान आर्मी के जांबाज कमांडोज ने दहशतगर्दों पर काबू पा लिया। इत्तलात के मुताबिक हमला आवरों की फायरिंग से 150 बच्चे और असातिज़ा शहीद और 100 से जायद जख्मी हुए। आज भी मुल्क भर में चरागों, फूलों और आंसुओं के साथ APS के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज से 8 बरस पहले पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे एक अटैक हुआ था जिसमें तकरीबन 133 बच्चे और चंद असातिज़ा को मौत के घाट उतार दिया गया। ख़वातीन और हज़रात, सुबह 10:30 बजे ये अटैक लॉन्च हुआ था और 8 साल पहले इसी वक्त उन माओं को जो घरों में अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, उन्हें नहीं पता था कि उनके मासूम बच्चे वापस लौट पाएंगे। इतने सारे जो पेरेंट्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके बच्चे वापस घर आएंगे। इतने सारी टीचर्स जो ये अज़म लेके APS गई थी कि इन बच्चों को वो डिग्रीज़ लेते हुए एक दिन देखेंगी, उन टीचर्स के साथ साथ उन बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो अटैक का सानिया है, इस दुनिया में चौथा सबसे डेडलीस्ट सानिया माना जाता है। हमारी पाकिस्तानी आर्मी को सलाम है, सलूट है, हमारे भाई हैं वो, उन्होंने बहुत जल्द इस अटैक पे काबू पा लिया था। लेकिन वो 133 घराने छोटे बच्चों के, उन असातिज़ा के घराने कुल मिला के 149 फैमिलीज़ आज तक उस गम से बाहर नहीं आ सके। ये सानेहा हिस्ट्री में माना जाता है कि सबसे डेडलीस्ट सानेहा था। और मुझे ये सोच आती है कि कोई भी मज़हब, कोई भी कल्चर, कोई भी शरीयत, कोई भी इस तरह की साइंस नहीं है जो छोटे बच्चों को जान से मार देना इतनी बेदर्दी से समझते हों कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। आज हम 8 साल के बाद खराज अकीदत पेश करते हैं उन तमाम फैमिलीज़ को,
उन सारे बच्चों को, उन घर वालों को जिन्होंने इस मुल्क की खातिर ही जान दी, इस मुल्क में जान दी। और ये चीज़ सोच सोच के दिल दहल जाता है कि वो छोटे बच्चे जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, 8 साल की उम्र से 18 साल तक के वो मासूम बच्चे थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। हम भूल जाते हैं ज़िंदगी की भाग दौड़ में, हम लोग अपनी ज़िंदगी में महव हो जाते हैं, लेकिन कभी भी ये यौम स्याह जब हमारे सामने आता है, वो तारीख दिन हमारे सामने आता है, तो खून खौलने लगता है, दिल दहल जाता है, डर लगने लगता है अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए, अपने से थोड़ी देर के लिए भी जुदा करते हुए। और आर्मी पब्लिक स्कूल था, कोई आम मामूली स्कूल भी नहीं था, लेकिन बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला का माल है, उन्होंने दिया है, उनके पास हमें वापस जाना है, वो जब चाहे हमें वापस ले सकता है। अल्लाह ताला ने कहा है मैं तुम्हें आजमाऊंगा औलाद से, इज़्ज़त से, दौलत से, लेकिन औलाद की जो आजमाइश है अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, बहुत दिल कमज़ोर हो जाता है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ ऐसी हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के मासूम बच्चे, हमारे बड़े, हमारे असातिज़ा, ये मासूम शहरी जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनके दिलों में कोई नफ़रत नहीं है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई हम दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम या रब करीम। ये जो चंद साल पहले इतना बड़ा सानहा पेश आया था हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, वहाँ मासूम बच्चे, असातिज़ा, मालिमात, टीचर जो भी अल्लाह जहाँ बाक हुए, शहीद हुए, अल्लाह वो तो आपके यहाँ पहुँच गए, आश इशरत में है इंशाअल्लाह। उनके अहले खाना को, पूरी कौम को सब्र जमील अता फरमाइए। और ऐसे तमाम वहशी दरिंदों से हमारी पूरी अल्लाह सोसाइटी को, माशरे को हमेशा के लिए महफूज फरमाइए। हमारे तालीमी इदारों की, तलबा की, तालिबात की, असातिज़ा की, एक एक शहरी की अल्लाह हिफाजत फरमाइए। हमारी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाइए। ख़ास तौर पर हमारी अल्लाह इन दरसगाहों की हिफाजत फरमाइए। और जो बच्चे भी मासूम उस वक्त चले गए, उनकी माओं को, उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को सब्र व क़रार अता फरमाइए। परवरदिगार आलम ऐसे मज़ीद किसी अल्लाह बदनुमा सानहा से हमारी कौम को हमेशा महफूज फरमाइए, सारी इंसानियत को महफूज फरमाइए। और जो भी इस किस्म के दरिंदा सिफत लोग हैं, अल्लाह रब्बे करीम अभी भी कोई ज़मीन पर अगर फिर रहे हैं तो उनको हिदायत नसीब फरमाइए या उनको नेस्त और नाबूद फरमा दीजिए। हमारी पाक फ़ौज की और जितने मुहाफ़िज़ उन सब की हिफाजत फरमाइए। हम सब के अल्लाह इस सब्र सदमे के अंदर सब्र की जमील अता फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। ख़वातीन और हज़रात, किसी भी तरह कुछ भी हो, हमें हमेशा से कुरानी तालीमात के साए में ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज APS को हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं उन मासूम बच्चों को, उन फैमिलीज़ को जिनका जो हम लोग, हमारे लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं, हम कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता उस चीज़ का, लेकिन अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। इंशाअल्लाह मंडे को फिर आपसे मुलाकात करेंगे द मॉर्निंग स्टार के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।